नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात का 6वां एपिसोड आपके सामने है। आशा है आप इस एपिसोड में रखी गई बैंकिंग की बातों को समझेंगे। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज के 4 जो विषय हैं वो है, सबसे पहले कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, पॉलिसी है बैंकों में अपना स्टेक कम करने का और बैंकों में एफडीआई को बढ़ाने का। दूसरा मुद्दा है कि रिलायंस, अनिल अंबानी की कंपनी, एक बैंक उसको फ्रॉड डिक्लेयर करता है, दूसरा बैंक फ्रॉड से उसको अलग कर देता है। तीसरा मुद्दा है बैंकों में भर्ती। और चौथा विषय है कस्टमर्स के एंगल से कि उनको क्या क्या सुविधाएं या बेनिफिट्स सरकार और रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर देने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के इस विषय पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना स्टेक को कम करें। उसका टारगेट है कि सभी बैंकों में 75% उसका स्टेक रह जाए। अभी लगभग 5 बैंकों में उसका स्टेक काफ़ी ज़्यादा है और इस स्टेक को कम करके वो 45,000 करोड़ रुपया जो है इकट्ठा करना चाहती है। अगर देखा जाए तो जिसमें उनको कम करना है उनका टारगेट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 86% के करीब है, इंडियन ओवरसीज बैंक है 96% के करीब है, यूको बैंक 95% के करीब है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 93% और पंजाब एंड सिंध बैंक 98% स्टेक सरकार का है। सरकार चाहती है कि इसको स्टेक को कम किया जाए और वो पैसे को कहीं और उपयोग किया जाए और इसको जो है वो बड़े इन्वेस्टर्स को जो है, बड़े ग्रुप्स को वो देना चाहती है। अब बाकी बैंकों में लगभग 75% के नीचे ही स्टेक सरकार का है। अब सरकार का सोच है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे जो मैनेजमेंट के अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन हमारा सोचना है कि भाई स्टेक कम करे सरकार, ठीक है, लेकिन उसके दोनों तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं। जब सरकार स्टेक कम करेगी तो जो इन्वेस्टर आएगा उसका भी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में होगा और बोर्ड के अंदर जो है वो सरकार और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें टकराव भी हो सकता है, क्योंकि सरकार एक अलग एंगल से सोचती है और इन्वेस्टर जो है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोचता है कि मैंने पैसा लगाया है तो मेरा इसमें रिटर्न ऐसा आना चाहिए। तो दोनों तरह से वो उसको हम देख सकते हैं कि उसका लाभ ज़्यादा होगा या उसका नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने वो फैसला लगभग कर लिया है, उसके ऊपर वो ग्रुप्स बना के उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा सरकार का जो है वो है बैंकों में एफडीआई को बढ़ाना। अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% का टारगेट है कि 20% तक एफडीआई हो सकती है, प्राइवेट में 74% है, लेकिन 49 से ज़्यादा अगर यानी तक तो ऑटो एफडीआई आ सकता है, बैंक अपने आप ला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाना है तो उनको सरकार से अप्रूवल लेने पड़ती है, ताकि कोई भी इस प्रकार का इन्वेस्टर जो एफडीआई का वो इस देश में पैसा ना लगाए कि जिसके कारण से देश की सिक्योरिटी को थ्रेट हो, देश की इकोनॉमी को थ्रेट हो। तो इसलिए सरकार से उसका परमिशन जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ भी सरकार का सोचना यही है कि बैंकों को बड़ा किया जाए, बैंकों का स्केल बढ़ाया जाए, उसके लिए एफडीआई को बढ़ाया जाए। लेकिन एफडीआई का बढ़ाने से रिजल्ट जो आएंगे फिर वही आएगा कि जो एफडीआई आएगी, जो इन्वेस्टर फॉरेन का आएगा, उसका अपना स्टेक होगा और वो अपने ढंग से इन बैंकों को चलाने की कोशिश करेगा। तो ये तो रहा सरकार का जो सोच है और जो पक्ष है। अगला विषय है कि
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, उसके अंदर दो अलग अलग बैंकों ने अलग अलग उसको क्लासिफाइड किया उसके अकाउंट को, जो उसके एनपीए हो गए, जो पैसा नहीं दे रहा है। स्टेट बैंक ने उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है, कैनरा बैंक ने भी उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी कोर्ट के आदेश के बाद उसका जो टैग था फ्रॉड का उसको हटा दिया गया है। अब ये फ्रॉड का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े होते हैं कि फ्रॉड यानी रिलायंस ने, अनिल अंबानी ने बैंकों के साथ कोई फ्रॉड किया है क्या। फ्रॉड की स्थिति में तब आती है कि जब कोई भी कंपनी बैंकों से पैसा जब लेती है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देती है, या जो पैसा लिया जाता है उसका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए लिया गया है उसकी जगह वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देती है, या वहाँ से वो पैसे को साइफन कर लेती है, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो लगा देती है। यानी मकसद के अलावा उस पैसे का अगर दुरुपयोग कोई कंपनी करती है तो उसको, और वो पैसा नहीं देती तो उसको फ्रॉड की कैटेगरी पे लाया जाता है, क्योंकि ये चर्चा में है। लेकिन अब इसके अंदर दोनों पक्ष हैं कि क्या वाकई अनिल अंबानी ने बैंकों के साथ फ्रॉड किया या उसका बिजनेस फेलियर था। ये एक समय बताएगा कि अब पहले से उनकी स्थिति ठीक हुई है, उनकी कंपनी रिवाइव कर रही हैं। बैंकों का जब तक पैसा वापस नहीं आता, बैंकों के लिए एक वो एनपीए ही खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ रिकवरी बैंकों को उनसे मिलनी शुरू हो गई है। तीसरा विषय है, बैंकों में सरकार ने कहा है कि हम 50,000 से ज़्यादा भर्ती करेंगे। अब 50,000 की भर्ती, जहां 2 लाख से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो स्टाफ की, वहाँ 50,000 की भर्ती क्या कहती है। इतने लोग तो साल में पूरी इंडस्ट्री के अंदर से रिटायर और वीआरएस लेके चले जाते हैं। तो जब तक ये 50,000 आएंगे, इससे ज़्यादा लोग बैंक को छोड़कर जा चुके होंगे। तो आज बैंकों में एक लार्ज स्केल पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, क्योंकि बैंक स्ट्रेस में है, स्टाफ जो है, स्टाफ कम है, काम ज़्यादा है। और ये भी देखने में आता है कि जहां भर्ती हो रही है, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं, उसमें से लगभग 40% लोग ही बैंक में आज आने के लिए तैयार हैं। यानी बैंकों के काम के कारण जो छवि थी बैंकों की, वो एक बदली हुई सी नज़र आती है। लेकिन फिर भी एक लार्ज स्केल पर रिक्रूटमेंट की बैंकों में ज़रूरत है। 50,000 से वो काम नहीं बनने वाला। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है कस्टमर्स के संबंधित, यानी कस्टमर को बैंकों से, मिनिस्ट्री से, सरकार से क्या लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एनबीएफसी को एक निर्देश कहें, सजेशन कहें, वो दिए हैं कि एनबीएफसी बहुत बार देखा जाता है कि उनका जो रिकवरी का पैटर्न है, रिकवरी का स्टाइल है, वो फोर्सफुली रिकवरी करते हैं, वो उचित नहीं है। रिस्पेक्टेबल रिकवरी हो, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। उन्होंने एनबीएफसी से उनके मीटिंग में ये कहा है कि आप रिकवरी कीजिए, लेकिन रिकवरी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके आप उसके साथ रिकवरी करें। आप उसके सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने रिकवरी प्रोसेस को जो है पूरा कीजिए। उसके बाद आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जो एजुकेशन लोन है उसका डिस्पोजल 15 दिन में होना चाहिए। यानी जो स्टूडेंट्स बैंकों से एजुकेशन लोन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, हालांकि वो 2-3 दिन 4 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन 15 दिन में तो वो होना ही चाहिए। 2-3 दिन 4 दिन में उसको बता देना चाहिए कि आपका लोन खारिज हो गया है या आपको लोन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है विदेशों में जाते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका जो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन लोन समय पर ना मिलने के कारण उनकी जो सीट है वो अपनी गंवा बैठते हैं। तो सरकार का कंसर्न है कि बैंक जो है वो एजुकेशन लोन का डिस्पोजल जो है वो जल्दी करें। एक और जो विषय
ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि उनका कहना है कि जो ग्राहक एडवांस ईएमआई पे कर देता है, यानी कई बार एडवांस ईएमआई भी बैंक ले लेते हैं या एनबीएफसी ले लेते हैं, उनके ऊपर ग्राहकों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जबकि लोन के ऊपर ग्राहक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन अगर उसने एडवांस में ईएमआई पे किया है, कुछ पैसा एडवांस में दिया है, तो उसके ऊपर उसको ब्याज बैंक को देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा समय से पहले जो है बैंकों के पास आ गया है। तो ये थे आज के विषय बैंकिंग की बात मेरे साथ के इस 6वें एपिसोड में। आशा है आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको ये सारे विषय अच्छे लगे होंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक मैं पहुंचाता रहूं। और आपके कुछ सुझाव भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप दे सकते हैं कि इस एपिसोड को आगे और किस ढंग से अच्छा बनाया जा सकता है। नमस्कार।